नमस्कार इंडिया वॉइस देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब सीधा सिद्धार्थ नगर चलते हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और बाढ़ पीड़ितों को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। पहले उन्हें हम केवल जो पूरी तरह घर बह गया हो उसे ही हम पैसा दे पाते थे या मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास उपलब्ध करा देते थे। अब हम व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जिनके घर भी पूरी तरह समाप्त हुए हैं उन्हें 1,20,000 रुपए हम मुख्यमंत्री आवास की तर्ज पर आवास बनाने के लिए उपलब्ध करवाएंगे। इसके अलावा कृषि भूमि पर भी फसल आप देख रहे होंगे, खड़ी फसल काफी बड़ी संख्या में खराब हुई है। उसका सर्वे का आदेश दिया गया है और कृषि भूमि पर 18,000 रुपए प्रति हेक्टेयर इसको हम देने की व्यवस्था भी करने जा रहे हैं, जिससे किसी भी किसान को अपनी आर्थिक क्षति से एक संबल मिल सके। ये कार्रवाई हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर साथ साथ 12 मासी फसलों के लिए भी 22,500 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से पैसा देंगे। इसके अलावा दुधारू पशुओं के मरने पर, दुधारू पशु में भैंस, गाय आदि के बारे में 37,500, बकरी, भेड़, सूअर के लिए 4,000, गैर दुधारू पशु में ऊंट, घोड़ा, बैल इसके लिए 32,000, बछड़ा, गधा, टट्टू, खच्चर इनके लिए भी 20,000 रुपए और मुर्गी आदि के लिए भी हम 100 प्रति मुर्गी अगर उसको नुकसान होता है तो उसको भी हम लोग इस प्रकार की राशि इसके आधार पर हम स्वीकृत करने जा रहे हैं। मत्स्य पालन और अन्य कार्य में भी जो लोग लगे हुए हैं उन्हें भी हम यहां पर सहायता उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। आज यहां पर राहत कार्य यहां पर कुछ लोगों को मैंने किया है और मैं प्रशासन से कहूंगा कि लगभग 200 गांव प्रभावित हैं जनपद सिद्धार्थ नगर के अंदर 1 लाख की आबादी बुरी तरह प्रभावित है और ऊपर से पानी जैसे जैसे आ रहा है, यद्यपि 3-4 दिन के अंदर सारा पानी उतरेगा, लेकिन हमारा प्रयास हो कि नाव और स्टीमर और अतिरिक्त मंगवा करके, टीमें लगा करके हर एक गांव के लिए अतिरिक्त मैन पावर लगा करके जितनी जल्दी हो सके राहत पैकेट, राशन किट, राहत सामग्री, भोजन के पैकेट और अन्य सामग्री हर पीड़ित परिवार को समय उपलब्ध हो जाए। इसके साथ ही एक टीम अतिरिक्त लगवाएं जो फसलों के नुकसान का सही जायजा उपलब्ध करवा दे, जिससे हम समय पर फसल का भी नकद भुगतान सभी पीड़ित किसानों को उपलब्ध करवा सके। और इसीलिए मैं आज सिद्धार्थ नगर जनपद का दौरा करने के लिए आया हूं। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उन सब के प्रति मेरी संवेदना है और मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, सरकार आपदा की इस घड़ी में आपके साथ में है, हर संभव सहायता आप सबको उपलब्ध कराएगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।
मजबूर ना हो। सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, और सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और वहीं पर संबोधित कर रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। इस वक्त जहां पर तमाम दिग्गज चुनावी राज्यों में अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं और वहीं अपने पक्ष में माहौल बनाने की हर जतन हर प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी गुजरात में गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए जहां बीजेपी के चुनाव अभियान को आगे बढ़ाया है, वहीं केंद्र और प्रदेश सरकारों के विकास कार्यों जन जन तक पहुंचाने की कार्यकर्ताओं से अपील भी की है। उधर प्रधानमंत्री मोदी भी गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहे और प्रदेश में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के साथ करीब 800 करोड़ की योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री मोदी ने दी है। तो इस तरह से लगातार देखिए, दो बड़े चेहरे बीजेपी के अपने अपने मिशन में जुटे हुए हैं। हिमाचल से लेकर गुजरात तक मोदी और शाह की जोड़ी जो है वो लगातार कमाल करने का प्रयास कर रही है, और लगातार मोदी और शाह की जोड़ी लोगों को एकजुट करने का प्रयास कर रही है। जहां गुजरात में अमित शाह पहुंचे और लोगों को तमाम योजनाओं की सौगात दी, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने भी किस तरीके से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर देखने को मिल रही हैं। हिमाचल प्रदेश से पहली तस्वीर आप देखिए जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर जो आपको देखने को मिल रही है स्क्रीन पर, ये तस्वीर अमित शाह की गुजरात दौरे के दौरान की है। ये दोनों ही तस्वीरें अपने आप में ये बताने को काफी है कि किस तरीके से बीजेपी के दो दिग्गज अब मैदान में हैं और माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए जतन कर रहे हैं। और इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार यात्रा कर रहे हैं, लगातार उनके दौरे भी लगातार चल रहे हैं। गुजरात में गौरव यात्रा को हरी झंडी अमित शाह ने दिखाई, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी का तो हम बता ही रहे हैं आपको किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, और इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी गुजरात पहुंचे हुए थे और गुजरात दौरे के दौरान उन्होंने कई अहम बातें की थी, जनसभा को भी संबोधित किया था। हमारे संवाददाता न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं नितिन चौधरी, उनका रुख करेंगे। नितिन, देखिए ये दो दिग्गज जो हैं अब मैदान में उतर चुके हैं और पूरा माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, बीजेपी के फेवर में लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। नितिन, आवाज मिल रही है आपको? फिलहाल नितिन तक हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। 2024 के मद्देनजर भी अगर देखें तो बहुत ज्यादा अहम ये तमाम तैयारियां हैं। विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें कि पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश यहां पर एक तरह से की जा रही है। और देखिए, बीजेपी के लिए लगातार ये कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, चुनाव का मौसम हो या ना हो, बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, और अपने तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, तमाम समीकरण को ध्यान में रखते हुए बीजेपी लगातार लोगों को साधने का प्रयास भी करती है, और वही चीजें यहां पर भी देखने को मिल रही हैं। संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ न्यूज रूम से। नितिन, देखिए यहां पर बीजेपी के दो बड़े चेहरे अब मैदान में हैं और कोशिश यही की जा रही है कि लोगों को जितना ज्यादा एकजुट किया जा सके, जितना ज्यादा पार्टी के समर्थन में लाया जा सके। जी देखिए, बिल्कुल आकांक्षा, जिस तरीके से पार्टी के जो बड़े दो लीडर्स हैं सामने वो मैदान में उतर गए। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े लीडर्स जो हैं मैदान में उतर गए। खुद उधर जो है गुजरात के दौरे पे अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहाँ पर मौजूद है। 144 विधानसभा सीटों में आज जो वो हरी झंडी दिखा के उन्होंने रवाना किया। और साथ ही उसके बाद आपको बता दें कि वहाँ हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तमाम वहाँ पर परियोजनाओं को जो शिलान्यास किया है उन्होंने। तमाम 2024 का जो चुनाव नजदीक आ रहा है तो उसको देखते हुए दो बड़े चेहरे जो इस टाइम में जो मैदान में कूदे हुए हैं। जी बिल्कुल। और नितिन, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के लिए हमेशा कहा जाता है कि बीजेपी चुनावी मोड में रहती है, और वही सब चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी मैदान में उतरे हुए हैं और अमित शाह भी देखिए कमान संभाले हुए हैं। ये देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से 2024 का जो चुनाव है वो नज़दीकी आ गया है तो उसको देखते हुए खुद प्रधानमंत्री ने अब की बार जो एक कमान अपने हाथों में लिए 2024 का मुद्दा है उसी को देखते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जो है मैदान में उतरे हुए हैं। खुद उधर बात आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह खुद वहाँ पर गुजरात के दौरे पर, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री भी गुजरात के दौरे पर थे, उन्होंने भी जो है जनसभाओं को संबोधित किया था। खुद अब अमित शाह खुद जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं वहाँ पर। और साथ ही हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहाँ पर गए हैं कि 2024 का चुनाव भी नज़दीकी है, और उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर आज काफ़ी जगह पर उन्होंने जो है शिलान्यास किया है। जी
बिल्कुल। और नितिन देखिए, कई तरह के लुभावने वादे भी किए जा रहे हैं ताकि जनता आकर्षित हो उन वादों से। लगातार इस तरह की चीजें नेताओं के द्वारा की जाती हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के लिए अगर कह लें तो प्रधानमंत्री मोदी का तो सभी को पता है किस तरीके से उनकी छवि पर ही वोट लोग दे देते हैं, उनकी बातों पर लोग इतने ज्यादा मोहित होते हैं। और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी कमान संभाली हुई है। गुजरात दौरे पर वो गए हुए थे और हिमाचल दौरे पर भी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 2024 के लिहाज से भी कहीं ना कहीं कोशिश पूरी अभी से ही शुरू कर दी गई है। ये देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से 2024 का चुनाव नज़दीक है तो उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने हाथों में एक कमान ली है। अभी कुछ दिन पहले वो गुजरात के दौरे पे थे। साथ ही आपको बता दें जिस तरीके से वो अब हिमाचल प्रदेश के दौरे पे हैं तो हिमाचल प्रदेश में उन्होंने काफ़ी जो है शिलान्यास किए और साथ ही जनता उन्हीं के नाम पर जो वोट्स हैं वो मोदी को ही वोट देते हैं। बीजेपी समाज के आप बात बता दें कि आपको जिस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी का एक बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्हीं के कहने पर जो वोटें हैं यहाँ पर दी जाती है। और साथ ही उधर गृह मंत्री जो हैं खुद गुजरात के दौरे पे हैं। साथ ही उनके जो बड़े चेहरे जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो खुद दोनों जो चेहरे हैं वो खुद अलग अलग जिलों में जाके दौरा कर रहे हैं। खुद 144 सीटों पर गुजरात की जो आज रथ यात्रा निकाली गई है उसमें जनसभा को संबोधित अमित शाह करेंगे। उधर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हिमाचल प्रदेश के दौरे पे तमाम वहाँ पर जो बड़े बड़े चेहरे, दोनों चेहरे लगा दिए गए कि 2024 का चुनाव नज़दीक है। उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से जीत हासिल हो और जनता को किस तरीके से यहाँ पर लुभाया जाए, तो उसमें तमाम यहाँ पर जो वादे हैं यहाँ पर करे जा रहे हैं। और गुजरात की बात की जाए तो गुजरात के अंदर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहाँ पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी जो है कुछ दिन पहले जनसभा को संबोधित किया था। यही कहा था कि 2024 की जो अब की बार जो सरकार बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। वहाँ अमित शाह खुद यही दावा लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अब गुजरात में, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जी बिल्कुल नितिन, लेकिन देखिए आम आदमी पार्टी भी बहुत एक्टिव दिख रही है गुजरात में और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंचे हुए हैं तो कहीं ना कहीं देखने को ये भी मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को क्या टक्कर दे रही है और इसी वजह से क्या प्रधानमंत्री मोदी को अभी से ही वहां जाना शुरू करना पड़ रहा है। ये देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से प्रधानमंत्री जो है अभी गुजरात के दौरे पे थे, उधर आम आदमी पार्टी की बात की जाए, आम आदमी पार्टी के खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, वो दोनों वहाँ पर जो है इस समय जो है कैडी का मेहनत लगे हुए हैं, तमाम वहाँ पर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो वो भी यही बात कह रहे हैं कि अब की बार जो है गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने जो अब की बार जो कमान का लिए अपने हाथों में, खुद अरविंद केजरीवाल ने कमान ले लिया और उधर जो है पंजाब के सीएम को बुला लिया गया है। तो दोनों सीएम वहाँ पर कंटिन्यू लगे हुए, तमाम गुजरात में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब की बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने हाथों में जो कमान है ये लिए, पहले भी बड़े बड़े नेताओं को वहाँ भेजा जा रहा है। खुद गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पर थे, अमित शाह वहाँ पर है। वहीं कुछ दिन पहले जो है जेपी नड्डा भी वहाँ पर थे, उन्होंने भी जो है संबोधित किया था, लोगों को यही अपील किया कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ उत्तर प्रदेश बनी थी, उसी को देखते हुए गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी का ऐलान किया कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी सरकार यहाँ पर बनाने जा रही है। बिल्कुल, और जिस तरीके से फायर ब्रांड नेताओं का वहां पहुंचना लगातार जारी है और चुनावी राज्यों में जिस तरीके से अब घमासान मचा हुआ है, काफी इंटरेस्टिंग ये देखने को मिल रहा है। और आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत अपनी झोंकने को लगी हुई है और तमाम प्रयास आम आदमी पार्टी की तरफ से भी की जा रहे हैं। चलिए नितिन, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लोक भवन में कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में तमाम महत्वपूर्ण फैसलों पर, प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। आपको बता दें कि इसमें किसान हित और अन्य विकास कार्यों से संबंधित 30 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। और बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और सूर्य प्रताप शाही ने और साथ ही साथ सुरेश खन्ना ने मीडिया को विस्तृत जानकारी दी। कई प्रस्ताव जो है थे यहाँ पर जिन पर मुहर लगाई गई और उसमें ये प्रस्ताव आप देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम तमाम प्रस्ताव आपको बता रहे हैं। वाटर रिचार्ज को लेकर भी प्रस्ताव था, इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी मिली है। ये तमाम जो प्रस्ताव है इनको मंजूरी दी गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों को 15% की सब्सिडी मिलेगी ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। और साथ ही साथ पर्यटन विभाग से भी जुड़े कई अन्य प्रस्ताव जो थे उनको भी मंजूरी दी गई है। कोसी काला में बनेगा शनि परिक्रमा मार्ग, ये मंजूरी दी गई है। 2.5 लाख फ्री मिनी किट का वितरण भी होगा। वाटर रिचार्ज ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाएगा। ये तमाम जो प्रस्ताव हैं इनको मंजूरी दी गई है। जनहित में तमाम ये प्रस्ताव हैं और इनकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ब्रीफिंग करते हुए दी गई। दो महत्वपूर्ण फैसले सिंचाई की दृष्टि से हुए हैं। प्रदेश में अवर्षण और कमजोर मानसून और अतिवर्षा या बाढ़ के कारण जो क्षति हुई है, उस संदर्भ में उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने आज एक प्रस्ताव लाया था और उस प्रस्ताव के अंतर्गत जो सहमति प्राप्त हुई है कि चना और मसूर के हम 1.5 लाख मिनी किट निःशुल्क
2.5 लाख मिनी किट किसानों को हम निःशुल्क उपलब्ध करवाएंगे। 1.5 लाख निःशुल्क मिनी किट मसूर का होगा, 1 लाख मिनी किट चना का होगा। मसूर 8 किलो एक किट के भीतर होगा, चना 16 केजी का किट होगा। तो इस प्रकार से 16,000 क्विंटल चने का। सपा प्रदेश भर में आयोजित करेगी श्रद्धांजलि सभा और सपा की तरफ से प्रदेश भर के तमाम जगहों पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा और प्रदेश भर के पदाधिकारियों को इसको लेकर निर्देश जारी किया गया है। इस 21 अक्टूबर को प्रदेश भर में श्रद्धांजलि सभा करने के निर्देश दिए गए हैं। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को अर्पित की जाएगी श्रद्धांजलि। समाजवादी पार्टी के लेटर हेड पर निर्देश जारी हुआ है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं निर्देश की। ये समाजवादी पार्टी की तरफ से निर्देश जारी किया गया है लेटर हेड पर और श्रद्धांजलि सभा को आयोजित करने को लेकर तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। ग्रेटर नोएडा NH 91 पर कुआं से लेकर अलीगढ़ तक गहरे गड्ढे के कारण कई बाइक सवार गड्ढों की वजह से चोटिल हो चुके हैं और इन गड्ढों की वजह से वाहन चालकों को काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। NH 91 पर गड्ढों से परेशान वाहन चालक बेहद ज्यादा परेशान हैं। आपको बता दें कि NH 91 का हाल बेहाल है और तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लोगों को ऐसी सड़कों पर ही आना जाना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अलीगढ़ से लालकुआं से लेकर अलीगढ़ तक ये गहरे गड्ढे इसी तरह से देखने को मिलते हैं और सबसे ज़्यादा दिक्कत इस बात पर आती है जब ट्रैफिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में दिक्कतें होती हैं और जलभराव जब होता है उस समय पर भी दिक्कत बहुत ज़्यादा लोगों को होती है। देखिए गड्ढों की स्थिति कितनी ज़्यादा यहाँ पर लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। इतने गहरे गहरे गड्ढे, बाइक सवार अक्सर इन गड्ढों में गिरने की वजह से चोटिल हो जाते हैं और यहाँ पर कोई बड़ा हादसा भी कभी भी हो सकता है क्योंकि तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से रोड की स्थिति है। ये जो NHI के अंदर बात आप कर रहे हैं, ये 4 लेन है। ये 4 लेन से 6 लेन का कार्य जो है वो उसको चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। बीच में जो गड्ढे की बात कर रहे हैं तो वो भी अब बरसात बंद हो गई है और ये NHI के अधिकारी को बात भी हो गई है, वो साथ साथ इसको भर भी रहेंगे और बहुत जल्दी निस्तारण हो जाएगा। सर जो 4 से 6 लाइन हो रहा है वहाँ कहीं बीच बीच में रिफ्लेक्टर भी नहीं है, उसके लिए भी किसी को अवगत कराया गया है या उसके लिए जो है NHI के अधिकारियों से ही बात हुई है कि वो इसको पूरे कंप्लीट करा रहे हैं। और अब खबर रायबरेली से है। आपको बता दें कि जिला कारागार ने कैदी ने आपको बता दें कि जिला कारागार में आत्महत्या कर ली है और संदिग्ध परिस्थिति में कैदी का शव जिला कारागार में ही मिला है। जिला कारागार में कैदी ने आत्महत्या की है जिसके बाद वहीं पर उसका शव बरामद हुआ है। संदिग्ध परिस्थितियों में कैदी का शव मिला है। फांसी लगाकर कैदी ने आत्महत्या की है। 1 महीने पहले जेल में बंद हुआ था मृतक और अब ये जानकारी मिल रही है कैदी ने आत्महत्या कर ली है। पॉस्को एक्ट के तहत जेल में कैदी को बंद किया गया था। बशरावा थाना के जिला कारागार का ये पूरा मामला है जहां पर कैदी ने फांसी लगा ली है और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। आपको बता दें कि 1 महीने पहले ही कैदी जेल में बंद हुआ था और अब ये बड़ी जानकारी इसको लेकर मिल रही है। कैदी ने आत्महत्या की है। क्या हुआ, कौन थे आपके? ये हमारे भाई थे, छोटे भाई थे मेरे। तो क्या हुआ, कैसे क्या घटना पता चला आपको? ये सर 9:30 बजे फोन गया था। वो बोला, जेलर ने बोला कि मैं जेलर वहाँ से बोल रहा हूँ, तो बोला कि आपके भाई ने फांसी लगा ली। कौन बोले? हम सिस्टर बोल रहे कि आपके भाई ने फांसी लगा ली। तो क्या लग रहा? सर फांसी लगाई नहीं है, उसने नहीं लगाई, लगा दी गई है। चाहे पैसा भरा गया है, कुछ भी करा गया है। हमारा नाम गुलाब सिंह है, मैं लड़के पिता हूँ। क्या हुआ यहाँ पे? सर वो जेल में था, लेकिन जेल में तक खुदकुशी कैसे कर सकता है? इतनी सुरक्षा व्यवस्था सारी चीज हो सकती है, लेकिन वो कैसे, मतलब 8 बजे के समय सारे लोग खाना खाते पानी पीते, कैसे हुआ है? तो क्या चाहते हैं आप? हम जांच चाह रहे हैं कि सर इसकी जांच कराई जाए, उसके बाद अगर इसके दोषी जो भी है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। किस मामले में बंद था? ये मतलब एक लड़की का मामला था इसका। संवाददाता राजू तिवारी हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हैं। राजू, देखिए फांसी लगाने का मामला सामने आया है कैदी के द्वारा। ये पूरा मामला क्या है? हालांकि परिजनों का कहना है कि ये पूरा मामला संदिग्ध है और इस पर जांच परिजन कह रहे हैं कि मांग जांच की जा रही है। जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरह से ये संदिग्ध परिस्थितियों में मौत बताई जा रही है और परिजनों के द्वारा कहीं न कहीं जिला जेल प्रशासन पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं
तो इसी के तहत ये पूरा मामला लगातार आपको बता दें कि लगभग 1 महीने से ये गंभीर धाराओं में राघवेंद्र सिंह जेल में बंद था और जिसके बाद संदिग्ध परिस्थितियों में जिला जेल प्रशासन द्वारा बताया गया कि गमछे से फंदा लगाकर इसने आत्महत्या कर ली है। जब पूरी घटना की जानकारी करीब सुबह 9 बजे इनके परिजनों को दी जाती है तो परिजनों के द्वारा जिला जेल के बाहर आकर रोड को जाम किया गया और जिला जेल प्रशासन के खिलाफ इन्होंने जो नारेबाजी की और जेल प्रशासन पर आरोप जो गंभीर आरोप लगाए हैं वो कहीं न कहीं निश्चित संदेहजनक हैं और पूरी तरह से जेल प्रशासन पर कहीं न कहीं उंगलियां उठ रही हैं। हालांकि जानकारों के मुताबिक अगर मानी जाए तो ये पूरी घटना सुबह की बताई जा रही है, करीब 4 से 5 बजे की बताई जा रही है, लेकिन 9 बजे सूचना दी गई जिसके बाद इनके परिजनों के द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा है और जाम लगाया गया, जिसके बाद पूरा जिला प्रशासन सख्ते में आया और पूरे मामले को शांत कराया गया। हालांकि जिला जेल प्रशासन के खिलाफ भी कहीं ना कहीं अगर जो उंगलियां उठी हैं उस पर भी जिला प्रशासन के द्वारा जो जिम्मेदार अधिकारी आए हुए थे मौके पर उनके द्वारा जांच करते हुए कठोर कार्यवाही की अगर कोई भी संलिप्त पाया जाएगा तो उन पर भी कठोरात्मक कार्यवाही करने की बात कही गई है। जी चले राजू, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो पूरा मामला देखिए, कैदी ने आत्महत्या की है जेल में। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।